बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हम साथ हैं तुम्हारे के साथ आपका मेज़बान कामरान अरशद आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम में आज हम गुफ्तगू करेंगे सैलाबी सूरत हाल के हवाले से, और PTV की पाकिस्तान टेलीविज़न की खुसूसी नशरियात है सैलाब से मुतासरीन के लिए, उस पर हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल ने पाकिस्तान का लगभग 1/3 हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, और हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत अच्छे इक़दाम भी किए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ ने खुद सैलाबी इलाकों का दौरा किया है, वज़ीर ख़ारिजा एक्टिव नज़र आए हैं। इसके अलावा UN में खिताब के दौरान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने दुनिया को याद करवाया है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ जो बहुत तेज़ी से रूनुमा हो रही हैं, इस हवाले से हमें एक पॉलिसी मुरतब करने की ज़रूरत है, दुनिया को सर जोड़ कर बैठने की ज़रूरत है। इसी दौरान हमने देखा कि अंतोनियो गुतेरेस का दौरा भी पाकिस्तान था, उन्होंने खुद सैलाबी इलाकों का दौरा किया, वहाँ पर जायज़ा लिया, लोगों से मुलाकात की और लोगों को ये बताया कि उनकी मुश्किल में बैनुल-अक़वामी दुनिया भी उनके साथ मौजूद है। आज इसी हवाले से हम इस निकात पर गुफ्तगू करेंगे, और हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हमने मदऊ कर रखी हैं उनका तारुफ आपसे करवाता चलूँ। मेरे दाएँ जानिब डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी साहब मौजूद हैं। आप मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और हाल ही में सैलाबज़दा इलाकों का दौरा करके आए हैं, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब बाबर महमूद साहब, आप ताजिर रहनुमा हैं। आप दोनों शख्सियात को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर तनवीर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। सैलाबी सूरत हाल के हवाले से आपको पता है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त उससे मुतासिर रहा है, हर सूबा उससे मुतासिर रहा है, और तमाम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं। जहाँ हुकूमत पाकिस्तान अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी सर अंजाम दे रही है, वहाँ आपकी और मेरी भी ज़िम्मेदारी है। और आप हमें बताएं कि आप हाल ही में वहाँ से विज़िट करके आए हैं, तो वहाँ आपने क्या देखा, हुकूमती इक़दामात के हवाले से हमें बताएं, और आपने क्या कमी महसूस की है कि वहाँ पर अब किस चीज़ में गुंजाइश है कि चीज़ों को मज़ीद बेहतर किया जा सके। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने बताया कि जो इस तरह का कोई भी डिज़ास्टर होता है या कोई भी कुदरती आफात होती है, तो इसमें हमें मिलजुल के जो है वो काम करना पड़ता है। हुकूमतें अपनी सतह पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सबसे पहला दौरा जो मैंने किया वो खैरपुर का था, सिंध के इलाके में हम गए, और सखर का उसके गिरदोनवा में जितने भी गोठें थी, जितने भी गांव थे, उनको हमने विजिट किया। और हम ऐसी जगह पे गए जहाँ पे कोई NGO नहीं पहुंची और कोई भी सोशल वेलफेयर का काम करने वाले लोग नहीं पहुंचे। अच्छा। वहाँ पे तकरीबन 2-3 किलोमीटर मेन रोड से कश्ती में बैठ के 12 फुट पानी के अंदर मैं खुद गया हूँ, उसकी बाकायदा पूरी रिकॉर्डिंग हमने की। ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे हमने देखा कि जो रोड्स हैं, आपके पुल हैं, या लोगों के जो रास्ते थे वो तकरीबन मुकम्मल तौर पे डैमेज थे। ठीक। लोगों के पास वहाँ पे आने जाने में बड़े मुश्किलात थे, और लोगों ने फिर वो जो कश्तियाँ थी वो रेंट पे ली हुई थी, उसका फिर हमने रेंट भी उनको पे किया जितने दिन हम वहाँ पे रहे। तो हमने ये देखा कि लोगों को, चूँकि हम मेडिकली फैसिलिटेट कर रहे थे, तो लोग वहाँ पे चाहते थे कि मेडिसिन तो है ही है, लेकिन हमें पेट में डालने के लिए कुछ चाहिए। ठीक है। अब सिंध के हालात इस तरह के थे, चूँकि ये वो एरिया था जो मैं आपको बता रहा हूँ, खैरपुर, मीरस और सखर, इसके गिरदोनवा में, यानी मेन रोड से 25-30 किलोमीटर अंदर गए, फिर उससे आगे 3 किलोमीटर जो है वो हम कश्तियों के जरिए अंदर गए, और वहाँ पे 12-12 फुट जो है ना वो पानी मौजूद था, और देहात मुकम्मल डूबे हुए थे। ये नज़ारा हमने अपनी आंखों से देखा। लेकिन चूँकि जो कुदरती आफात होती हैं या डिज़ास्टर होता है बहुत बड़ा, किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, क्योंकि मैंने दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में काम किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने USA में काम किया, डिफरेंट मुल्कों में काम किया। तो जब भी कोई डिज़ास्टर आता है या कोई कुदरती आफात आती है, तो इसके साथ हमें पूरे मुआशरे को मिल के स्टैंड लेना पड़ता है, तो तब जाके उनको दोबारा बहाल किया जाता है। अब इसके बाद जैसे हमने सिंध मुकम्मल किया, फिर उसके बाद मैं KPK में चला गया। KPK के अंदर हमने सवात से आगे कलाम है, फिर वहाँ पे डडहारा एक गांव है, उसको हमने विजिट किया। फिर उससे आगे एक नलकोट था पहाड़ों के ऊपर, और नीचे से ऊपर तक हमने मुकम्मल वहाँ पे 4 से 5 दिन काम किया। लोगों को वहाँ पे हमने प्रॉपर मेडिकेशन भी दी। अब यहाँ पे जो लोगों की बीमारियाँ ज़्यादा थी, वो एक तो मच्छर की अफजाइश है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल है, पानी वहाँ पे ज़्यादा खड़ा हुआ है, तो लोगों को जो कि डेंगू है, इसके अलावा जो है वो मलेरिया की अलामत थी, या हमने देखा कि डायरिया की कैफियत थी, खारिश थी, लोगों की कमज़ोरी थी, खुराक पूरी ना होने की वजह से लोगों की स्टैंडर्ड ग्रोथ थी, उनके कद प्रॉपर नहीं निकल रहे। तो ये सारी वजूहात थी। अब लोग असल में वहाँ के जो चाहते हैं, जिनसे मकामी लोगों से हमने बात की, वो ये चाहते हैं कि टीमें तो यहाँ पे आ रही हैं, गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही हैं, वो अपने रोड बना रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन कर रही हैं, तो इनको प्रॉपरली रिहेबिलिटेशन करते हुए, रिहैब करते हुए, ये मेरा ख्याल है कि कम से कम 1 साल से 6 महीने और लगेंगे, तब जाके ये लोग हालात जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ आएंगे। डॉक्टर साहब, मेरा इसी से एक और सवाल है कि जब ये आफत आई है, सैलाब और
हमने देखा है कि सबसे पहले जो फोर्स होती है वो रेस्क्यू करना होता है उन लोगों को जो उससे मुतासिर हुए हैं, उसके बाद रिलीफ फराहम करना होता है, और अब हम रिहेबिलिटेशन के उसमें स्टेज पे हैं। तो रिहेबिलिटेशन आप चूंकि वहाँ से विजिट करके आए हैं हाल ही में, तो आप बताएं कि रिहेबिलिटेशन के हवाले से इस वक्त कितनी कामयाबी मिली है और आगे आपको वहाँ पर विल कितनी नजर आती है लोगों की, और जो लोग जो मुतासिर हुए हैं उनके जज्बे के हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तानी जो हैं वो जब भी किसी पर मुश्किल आती है किसी भी सूबे में किसी भी जगह पर, तो पाकिस्तानियों का ये खासा रहा है कि वो उनके साथ शाना बशाना होते हैं। तो उनके जज्बे के हवाले से भी हमें आगाह कीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी, जब हम ग्रुप बना रहे थे, हमने बेसिकली पाकिस्तान फ्लड रिलीफ मेडिकल कैंपिंग टीम बनाई थी जिसको मैं लीड कर रहा था जी। तो हम डिफरेंट सूबों में गए, कुछ हमारी टीमें जो है वो तौसा शरीफ गई, डीजी खान गई, पंजाब सारा, और इसके अलावा बलोचिस्तान। चूँकि मैं खुद जिसको लीड कर रहा था वो सिंध था और KP के था जी। तो सिंध जाते वक्त जब हम टीम तैयार कर रहे थे तो कोई भी हमारा डॉक्टर सिंध जाने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा। वो कहते थे कि यार सिंध का इलाका इस तरह, लोग कहते हैं लूट लेते हैं, ये है वो है। तो मैंने कहा इसको मैं खुद लीड करूंगा। तो हम खुद यहाँ से लीड करके वहाँ पहुँचे और मैंने यकीन जाने कि जितना प्यार मैंने वहाँ सिंधियों के अंदर देखा, जितना उन्होंने हमें प्रोटोकॉल दिया, जितना उन्होंने मोहब्बत के साथ हमें इलाके विजिट करवाए और जो एरिया जो स्पॉट उन्होंने हमारे लिए रखे और फिर वहाँ ले जाकर उन्होंने काम किया, तो मैंने देखा कि वो बड़े मुहिब वतन लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। छोटी मोटी मैनेजमेंट किसी ना किसी जगह पे होते हैं लेकिन वहाँ के लोगों का ये जज्बा है कि हमें थोड़ा सा बस रास्ते बहाल कर दिए जाए, पानी निकाल दिया जाए तो हम दोबारा से स्टैंड अप हो जाएंगे और हम अपनी इकोनॉमी के अंदर पूरा हिस्सा डालेंगे, क्योंकि वहाँ पे सारे एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोग हैं। खजूर है, फिर आपका केले के वहाँ पे सारे बागात हैं, तो वो तबाह हो चुके हैं। अब अगर वो पानी नहीं निकलता तो लोग हमें ये कहते थे कि यहाँ पे हम गंदम नहीं उगा सकेंगे। जब गंदम नहीं उगेगी तो वो फिर आगे एक और डिजास्टर हो जाएगा। तो इसलिए जो वहाँ पे मुखैर हजरात हैं, कुछ एरिए हमने आइडेंटिफाई किए हैं, वहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको कपड़ों की भी ज़रूरत है, जिनके मकान भी बनाने हैं, और हमने भी काफ़ी लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की है। तो लोग जो वहाँ पे हैं वो बिल्कुल विलिंग हैं, वो अपने आप को स्टैंड भी करना चाहते हैं और वो हुकूमत के कामों से भी खुश हैं। और जितनी भी NGO जा रही हैं, जो इनफरादी तौर पर लोग जा रहे हैं या मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं, लोग उनको वहाँ पर फैसिलिटेट भी करते हैं और उनसे खुश भी हैं और उनके साथ वो काम करके अपने आप को, अपने जज्बात को उजागर भी करते हैं और लोगों को अपनी जो मुश्किलात हैं वो भी बताते हैं। जी, बाबर महमूद साहब से गुफ्तगू करते हैं। बाबर साहब, आप ताजिर रहनुमा हैं और ताजिरों की नुमाइंदगी करते हैं। पाकिस्तानियों का आपको पता है कि जब भी कोई आफत आती है तो पाकिस्तानी जो है, सब लोग रंग नस्ल भूलकर पाकिस्तानी होकर आगे आते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है और यही पाकिस्तानियों का खासा है। तो ताजिर रहनुमा भी देखें आप, पहले ज़लज़ला आया, सैलाब आया, उस वक्त भी और आज भी हम सैलाबी आफत में मुब्तला हैं। अल्लाह ताला इससे जल्दी कर्म फरमाए। तो ताजिर रहनुमा इसमें क्या कर रहे हैं और वो क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी डोमेन है जहाँ पर काम होना बाकी है? देखें जी, इसमें तो कोई शक नहीं, ये बहुत बड़ी आफत थी जी, पूरा पाकिस्तान इससे मुतासर हुआ है और ये इसमें भी कोई बात छुपी हुई नहीं है कि कभी भी कोई पाकिस्तान में आफत आई है तो हर पाकिस्तानी ने अपना हिस्सा ज़रूर डाला है। इसमें आप 8 अक्टूबर का ज़लज़ला ले लें 2005 का, तब भी हमारी खिदमत ग्रुप हार रोड की जो तंजीम है जी, उसने वहाँ पे 1 करोड़ 5 लाख रुपया उस दौर में जाकर वहाँ पे तकसीम किया। अच्छा। उसके बाद जनूबी पंजाब में जब सैलाब आया कोट अद्दू में, मेरी ही क़यादत में हमारी टीम वहाँ पे गई, तकरीबन 1 करोड़ रुपया का राशन तकसीम किया और वहाँ पे मुख्तलिफ बस्तियों का विज़िट किया। जहाँ वहाँ देखा तो हालात अजीब से थे, लोग थे, घर नहीं थे। अच्छा। घर भी बदकिस्मती से, ये आफत तो एक साइड पे रहने देना, पाकिस्तान के इन इलाकों में गुर्बत है ही बहुत ज्यादा जी। ठीक है, कच्चे घर हैं, आप देखें तो वैसे आम हालात में जाके भी देखें तो परेशान हो जाएंगे जी। ठीक। तो वहाँ हमने आपस में बैठ के उनके हालात देखे कि चले अपनी कोशिश हमने की, दोबारा वापस आए, मार्केट में बात की, दोस्तों से बात की, तो तब वहाँ कोट अद्दू में जाकर हमने 110 घर बना के दिए, 110 फैमिलियों को एडजस्ट किया। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हें उन 110 फैमिली को लाहौर हार रोड पे ला के वहाँ उन्हें गिफ्ट पैक भी दिए, उनके घरों की चाबियाँ भी दी। मैं घर दरअसल आपको थोड़ा क्लियर कर दूँ, घर कहते किसको हैं, वहाँ ज़्यादातर एक कमरा होता है, 8-10 लोग रह रहे होते हैं, थोड़ा सा फासले पे रहते हैं जी। ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों के पास कच्चा कमरा ही होता है, उसी को घर कहते हैं। तो वहाँ हमने 110 कमरे 110 फैमिलियों के लिए बनाए। अच्छा। पक्के घर बना के दिए, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो जब ये आफत आई तो हमने फिर वो मार्केट से फंड इकट्ठा किया, दोस्तों से फंड इकट्ठा किया, और मैं समझता हूँ कि एक मार्केट की हैसियत से, ताजर की हैसियत से, पाकिस्तान की वाह ताजर तंजीम खिदमत ग्रुप हार रोड है
जिसने 4 करोड़ 61 लाख रुपया इकट्ठा किया। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने पैसे इकट्ठे किए उसके बाद हमारी पूरी टीम मेरे साथ वहाँ पे हमने तौसा में, राजनपुर, फाजलपुर की मुख्तलिफ बस्तियों का हमने विज़िट किया। वहाँ हमने 7 दिन रुके हैं, दिन रात। जी ठीक है। वहाँ पे जहाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा कैश दिया चंद लोगों को, ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद यही था कि हम विज़िट करें और जो 100% मुतासरीन है ना, उनको वहाँ पे हम उसी तरह घर बना के दें जो उनकी जगह है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। इसके लिए हमने 4 बस्तियाँ तलाश कर ली, 7 दिन मेहनत की और जो हमें सही हकदार नज़र आए वहाँ हमने ये काम शुरू किया। ये बहुत अच्छी बाबर महमूद साहब आपने बात की है। और मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लोग ना ज़्यादातर मैंने देखा है कि फंड, कोई ऐसी ताजर तंजीम नहीं है जिसने फंड इकट्ठा नहीं किया। मेरा ख्याल है हर शोबे ने अपना हक अदा किया है, बिल्कुल ठीक है। हुकूमत ने अपनी जगह, हर शोबे ने अपनी जगह। लेकिन मैं आपके चैनल की वसासत से सब लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हम लोग पैसे इकट्ठे करते हैं, सामान इकट्ठा करते हैं, मैं समझता हूँ उनको सामान की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब वो अपनी जगहों पे बैठ गए हैं, वो मसले उनके हल हो जाएंगे। आगे सर्दी है जी ठीक, लोग भूल जाएंगे। अगर किसी के पास 3 लाख रुपया है ना, तो वो कुछ भी ना खरीदे, जाके एक फैमिली को एक 16 बाई 18 का पक्का कमरा बना दे। ठीक है। और ये वो कमरे होते हैं, अगर सैलाब का पानी 15 दिन भी वहाँ पे खड़ा रहेगा ना, तो इंशाल्लाह ताला इस कमरे को कुछ नहीं होगा। ये बहुत अहम नुक्ता है जिसकी आपने निशानी तो मैंने देखा है कि लोग 1.5 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया जाते हैं, रात को पहुंचते हैं, सुबह वो उधर किसी की ड्यूटी लगाते हैं, वो 100, 200, 300 फैमिलियों को इकट्ठा करते हैं, लिफाफों में पैसे डालते हैं, शाम तक वो करोड़ों रुपए वैसे ही बांट के आ जाते हैं। तो असल में हमें चाहिए मदद इस तरह करें। अब हमारी जो नीयत है ना, हमारी जो प्लानिंग है, हमने एक कमरा बनवाया है राजनपुर की तरफ बप्ती बस्तियां में, और एक कमरा हमने बनाया है शहीदां वाली बस्ती तौसा में। ठीक है। हमने उन दोनों कमरों की लागत चेक की है। जो 16-18 का कमरा है हमारा इधर राजनपुर की तरफ, वो बना 2,84,000 रुपए का, प्लस्तर करके, फर्श करके बना के, और बेहतरीन कमरा, खिड़की दरवाज़ा लगा के। दूसरा कमरा हमारा बना है कोई 2.5 लाख के करीब, जो 14 बाई 16 का है। अब इंशाल्लाह ताला 10 तारीख को हम लोग वापस जा रहे हैं उधर। हमने ईंटों का ऑर्डर इधर दे दिया है, तौसा की तरफ भी और राजनपुर की तरफ भी। खिड़कियां दरवाजे हमारे बन रहे हैं, छतों की हमारी बात हो चुकी है, प्लेंटर नहीं होता क्योंकि TR या इजहार वालों की छतें डाली जाती हैं, होगी। तकरीबन मटेरियल के ऑर्डर दे दिए, मटेरियल लेना भी मुश्किल था। तो इंशाल्लाह ताला हम जा रहे हैं, और जाके हम इंशाल्लाह ताला, हमें पूरा यकीन है कि हम 200 फैमिली एडजस्ट करेंगे। अच्छा, बिल्कुल। और अल्लाह के हुक्म से मैं अब भी कहना चाह रहा हूं कि अभी बहुत सारे लोगों को मुझे अंदाजा है पैसे अभी लोग बांट नहीं सके। जी जी ठीक। तो थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है, और इतनी मेहनत नहीं है। ये वो नेकी है जो सारी जिंदगी आखिरत तक आपके काम आएगी। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है। मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी साहब से बात करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा, चूँकि आप मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, तो आपने खुद भी जिक्र किया है कि आप वहाँ पे गए हैं, तो हम पढ़ रहे हैं, देख भी रहे हैं कि वबाई अमराज बहुत ज़्यादा फूट रहे हैं वहाँ पे। और वैसे ही पाकिस्तान कोरोना से भी लड़ रहा है, डेंगू है, मलेरिया है, हैज़ा है, सांस की बीमारियाँ हैं, खांसी है, बुखार है। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि इस चीज़ को कैसे मेक श्योर किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से भी, और आप जो काम कर रहे हैं उस हवाले से, आप चूँकि ग्राउंड पे हैं तो आप बेहतर बता सकते हैं कि उनकी जो अद्वियात है उसकी फराहमी जो है वो मुमकिन हो सके। दूसरी बात यह है कि मौसम सरमा की आमद है, उसमें तो वैसे ही अब वहाँ पर जो हालात हैं, हमें रज़ाइयों की ज़रूरत होती है, हमें बिस्तरों की ज़रूरत होती है। बाबर साहब ने इशारा किया घरों की तामीर का, दुरुस्त बात है, लेकिन आप समझते हैं कि दूसरी चीज़ों को थोड़ा सा पसे पुश डाल कर, ये रज़ाइयाँ, कपड़े, गर्म कपड़े, बिस्तर, चूँकि मौसम सरमा का तो आगाज़ है, तो ये सारी चीज़ों को कैसे मेक श्योर किया जाए? जी बिल्कुल ठीक आपने कहा। लाहौर में मेरी कुछ 4 जगह प्रैक्टिस है, कुछ 400 से ज़्यादा मरीज़ मैं लाहौर में डील करता हूँ। ठीक है। और वबाई अमराज या हम कोई अगर जो क्रोनिक डिजीज़ होती हैं उनकी अगर बात करें, वो तो लाहौर जैसे शहर में, जो कि एक मॉडर्न शहर है बनिस्बत उनके, जहाँ पे सैलाब आया हुआ, फ्लड आया हुआ, तो यहाँ पे इस कदर मरीज़ है कि हम परेशान होते हैं कि लगता है ये भी कोई जनूबी पंजाब का हिस्सा है। यहाँ पे भी वही मर्ज़ें हैं जो वहाँ पे मर्ज़ हमने देखी, वही तकलीफ़ें यहाँ पे भी हैं। उसका मेन इशू क्या है? अब मेरे पास इतना मरीज़ है जिसको स्केबीज़ है, एलर्जी है, खारिश है। हम जब उससे पूछते हैं कि भाई ये क्यों है, तो लोग, ये मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, लाहौर में इतना मरीज़ है, स्केबीज़ का है, फंगल इन्फेक्शन का है, ईचिंग का है, एलर्जी का है, खारिश का है, फ्लू का है।
अब वो पानी तो नेस्ले का इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, जिस पानी से नहाते हैं वो टैंकियाँ गंदी हैं, जो गवर्नमेंट आपको सप्लाई देती है वो पाइपों के अंदर गंद है। वो पानी जब आपकी बॉडी पे शावर के जरिए जाएगा जी, और ऊपर से फिर आप जो सोप इस्तेमाल करते हैं कॉस्मेटेड होते हैं, जो आप शैम्पू लगाते हैं कॉस्मेटेड होते हैं, तो आपकी स्किन ड्राई हो जाती। हमारे यहाँ अब ये रिवाज नहीं रहा कि नहाने के बाद आप बॉडी को ऑयलिंग भी करें जी, या बॉडी को पहले ऑयल कर लें। तो वो ना करने की वजह से आपकी स्किन में ड्राइनेस होती है, वहाँ पे आपको ईचिंग स्टार्ट होती है, ईचिंग से फिर स्केबीज है, स्केबीज से आगे फंगल इन्फेक्शन है। और आप इमेजिन करें कि मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, मेल फीमेल, मेरे पास इतने पेशेंट हैं कि जिनका अंडर लेग उनका गला हुआ है। अच्छा, वो तस्वीर बना के लाते हैं कि डॉक्टर साहब ये देखें सारा ब्लैक हुआ हुआ, गला हुआ, फंगल इन्फेक्शन है। तो अब ये बात मैं कर रहा हूँ डिजास्टर वाले एरियो की। वहां पे जब मैं पहुंचा तो वहां पे भी यही मसला था लोगों को, खारिश है, ईचिंग है, फ्लू है, पेट में दर्द है, डायरिया रहता है। या बहुत ज्यादा लोग, पहले हम ये समझते थे, मैं अक्सर अपनी डॉक्टर कम्युनिटी में ये कहता हूँ कि कब्ज जो है ना वो पाकिस्तान की कौमी बीमारी बन चुकी है। वो लाहौर हो या आप किसी भी सूबे में चले जाए, यकीन माने कि आप जो बंदा आपके पास आता है कहता है मेरा बीपी चेक करें, आप उसको ब्लड प्रेशर का मसला 100% लोगों को नहीं है। जी हाँ। PIC वालों के साथ मेरी बहस चल रही थी कि आप हर बंदे को फौरी दवाई लगा देते हैं दिल की। आप पहले उसकी लाइफ मॉडिफिकेशन करें, उसकी कब्ज को खत्म करें, उसकी नींद पूरी करें, उसको टेंशन से निकालें, उसका बीपी है ही नहीं। तो जब हम ग्रास रूट पे बैठ के ये देखते हैं तो अक्सर लोगों को यही मसला है, गैस होती है, वो ECG के लिए। सम टाइम मरीज को अद्वियात से ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत होती है। काउंसलिंग जो है ना वो मेजर काज है हमारे मुल्क के अंदर, क्योंकि डॉक्टर के पास टाइम नहीं है। आधे से ज्यादा मरीज जिनकी काउंसलिंग नहीं होती तो वो फिर अद्वियात में आ जाते हैं। तो ये काउंसलिंग के हवाले से भी कुछ बताइएगा, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया तो मेरे जहन में सवाल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब मैं वहाँ पे जब गया तो हमने जनूबी ये जो अपना सिंध वाला एरिया था वहाँ पे हमने 2500 पेशेंट को डील किया, 2500 मरीजों का हमने डाटा इकट्ठा किया, उनको हमने प्रॉपर चेक किया, एक महीने की दवाई दी। यानी 1 महीने की हमने उसको एंटीबायोटिक तो दे नहीं सकते थे, वो तो हम 5 से 7 दिन देते थे। जो उसको कैल्शियम था या उसको मल्टीविटामिन या मिनरल्स की जो ज़रूरत थी वो हमने पूरे 1 महीने की मल्टीनेशनल कंपनियों की अच्छी दवाई उनको दी। अब वहाँ पे काउंसल करना बहुत ज़रूरी था, लोगों को ये समझाना कि हालात आते रहते हैं, मुश्किल परेशानियाँ, दुख तकलीफ़ें ये ज़िंदगी का हिस्सा है। आप किसी भी जगह पर रहते हैं, मुश्किलात आ सकती हैं, परेशानियाँ आ सकती हैं, लेकिन आप परेशान तब होंगे जब आप हिम्मत हारेंगे। तो जब तक आप हिम्मत नहीं हारते आप परेशानियों से निकल जाते हैं, कौमें बड़ी बड़ी तबाह होकर दोबारा उठ जाती हैं। जी जी, तो ये चलता रहता है जिंदगी के साथ साथ। बिल्कुल ठीक। अब वहाँ पे लोगों को जो असल जरूरत है इस वक्त, वो एक तो बाबर साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, मेरे दिल को ये लगा, हमने इसके ऊपर काम भी किया, ठीक है, और लोगों को गाइड भी किया कि लोगों को अब घर की जरूरत है। यही जो कॉस्ट बाबर साहब ने बताई, सेम यही कॉस्ट ऑल ओवर द पाकिस्तान, कि अभी KPK में भी हमने अंदाजा लगाया, वही तकरीबन 3 लाख के करीब एक घर आप वॉशरूम वगैरह उनको बना के दे सकते हैं। अगर ये जितने भी हमारे लोग, इन्होंने सही कहा कि वो जाते हैं पैसे डाल के दे आते हैं, और वहाँ पे ज़्यादातर फ्रॉडी पैसे रिसीव करते हैं। जो जेन्युइन फैमिलीज हैं वो वहाँ पर नहीं आती, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के, अपना खेमा छोड़ के आगे नहीं जाते। और जो फ्रॉडी किस्म के होते हैं, जैसे आप लाहौर में अभी देखें इशारों पे आपको मांगने वाले काम नजर आएंगे, वो सारे उधर चले गए, वो एक पेशा, जब वहाँ पे काम बंद होगा वो लाहौर में आ जाएंगे। जी जी बिल्कुल। तो ये पहचानना जो है ना, जो डोनेशन देते हैं उनका काम है कि थोड़ी मेहनत करें, 1-2 दिन निकालें, ग्रास रूट पे जाएं, जेन्युइन बंदा ढूंढें और उसका मसला हल करें। ये सदका जारिया है। जी, बाबर महमूद साहब से मैं गुफ्तगू का दोबारा से आगाज़ करता हूँ। बाबर साहब, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि आप एक जगह पर इमदाद चाहिए, चीज़ों की ज़रूरियात हैं, आप इस चीज़ को समझते हैं कि वहाँ पर ज़रूरियात किस चीज़ की हैं, उसको आप मेक श्योर। मुझे ये बताइएगा कि ये चीज़ आप कैसे मेक श्योर करते हैं कि जो इमदाद है, सामान है, या जो भी चीज़ है वो हकदार तक पहुंच रही है? इसका कोई मैकेनिज्म है आपके पास? बिल्कुल, ये इतना मसला नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप रोड पे ही खड़े होकर बांट देंगे तो फिर ऐसे ही जाएगा। देखे ना, जैसे हम लोग वहाँ पे गए हैं, जैसे डॉक्टर साहब बस्तियों में गए हैं, 10-10 मील अंदर गए हैं, वो कश्तियों पर बैठ के, तो कश्तियों में बैठ के आगे जाएंगे तो आगे फ्रूटियाँ नहीं मिलेगा। वो मुतासरीन जिनकी वो ठेलों पे बने हुए घर हैं, खेमे हैं ना, वहीं पे होगा। जैसे हमने बस्तियां तलाश की हैं ना, तो जब पानी चला गया अब इन इलाकों में ना, तो लोगों का जहाँ पे घर गिर गए हैं वहाँ वापस आके बैठ गए हैं। वो कोई कपड़ों वाली पेटी पर ही होगी, कोई रोटी पकी थी आपको नजर आएगी, छोटी मोटी चीजें बताएंगी, ये मालिक बैठे हुए। फिर आप बस्ती के लोगों से जब मिलते हैं ना, तो वहाँ पे बाहर से लोग आके नहीं बैठ सकते, छोटे छोटे समझे ना गाँव बने हुए हैं वो, तो बाहर से कोई फ्रोडिया आ नहीं सकता। वहां आप तसल्ली से बैठे, सारा दिन रुके, 2 दिन बैठे, आपको एक एक घर के हालात का पता चल जाएगा। फिर हम लोग उनमें से सिलेक्शन कर लेते हैं कि भाई इसका घर मुकम्मल है, ये बाप बेटा है, इनको 2 कमरे देने हैं कि 1 देना है, ये फैमिली छोटी है, इनको 2 कमरे कर देते हैं, ये बड़ी फैमिली है, इसको इस तरह हैंडल कर लेते हैं। अब आप जो दूसरा सामान कह रहे हैं ना, जब इनको घर मिल जाएंगे ना, याद रखें
तो ये अपनी फैमिलियों को छोड़कर जो शहरों में काम करने आते थे, इनको मौका मिलेगा अपनी मजदूरी के लिए, शहरों में भी आते हैं। ठीक है। इस वक्त खुले में बैठे होने की वजह ये Hello everybody, I'm Dale Steyn, and as you may or may not know, Pakistan is currently going through one of its worst natural disasters. The floods in Pakistan are currently affecting 1/3 of the population, so that's a major part of the country that's been affected by these floods. I'm putting out a video today to try and urge and request that if anybody can donate and help where they can, please do so. People are suffering and really struggling during this time, so anything helps and could potentially save a life. So please look into this, and if you can donate, please make a small donation wherever you can. अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं। हुकूमत पाकिस्तान। सैलाब से मुतासरा बहन भाइयों की मदद के लिए आगे आएं। अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं। हुकूमत पाकिस्तान। सैलाब से मुतासरा बहन भाइयों की मदद के लिए आगे आएं। अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं। हुकूमत पाकिस्तान। असदुल्ला मेरा नाम है, गांव कुलाची का मैं रहने वाला हूं और ज़िला हमारा कच्छी है।
ये सैलाब हमारा नाला ये बड़ा है, इसके इतने शाखे हैं, इसका किसी को कोई इल्म भी नहीं है। इसी का 100 से ज़्यादा शाखा है। ये पानी हरनई का पानी भी इस साइड में आता है, ज़ियारत वाला पानी सारा ये जितना भी है ना इधर से आता है। 1.5 महीना बारिशें लगातार चलता रहा है। हम लोग बहुत परेशान थे, पे अचानक पानी आ गया। नाड़ी का नाला है बड़ा हमारा, वो बहने लगा, बहुत ज़ोर से पानी आ गया इधर। तो हम लोग परेशान हो गए। बात हो गया, ऊपर से लोगों ने बोला है कि भाई आप लोग अपना जान को निकालो। रात को 2 बजे का टाइम में जब पानी आ गया, हम लोग फिर अपना जान निकाला है। जो बच्चे छोटे छोटे थे उनको निकाला, गाड़ी ले आया, किसी को मिन्नतें किया, रोड पे ले गया और बच्चे अपने ले गया है। बाकी माल मवेशी था जिसका जो बाद में आए हैं, दूसरे दिन के बाद जो बचा हुआ था निकला है सातार, जो भी वो हम लोगों ने उठाया जिसका था। बाकी कोई ढूंढा है, कोई कुछ भी नहीं मिला है हम लोगों को। सामान सारा ले गया है। अभी जो है ना ये गाडरे माडरे हैं, ये भी देख रहा है बिल्कुल टेढ़े हो गए। सारा सामान हमारा बच नहीं गया है, सामान ले गया है बिल्कुल। और थोड़ा सा पक्का मक्का ऐसा पड़ा है तो पड़ा है, नहीं सामान नहीं छोड़ा है। 2 दिन 2 रात तार पानी इधर से गुजरा है, यका 1 दिन भी नहीं। माल मवेशी हम लोगों का ज़्यादा था, लेकिन हमारा सारों का गुजारा इसी पे था। हम लोग इसको पालते थे, फिर ये बेचते थे, अपना घर का निज़ाम हम लोग चलाते थे। लेकिन अभी जो जितने भी जानवर थे, वो ये जो पानी आया है सैलाब वाला, ये सारे हमारे ले गया है। अभी खाली हाथ बैठे हुए हैं, किसी के साथ इक्का दुक्का भी नहीं बचा है कि बंदा कुछ करे। नूर मोहम्मद ना फूलाची, उसका तकरीबन 150 जानवर था, और दूसरों का भी किसी का 10 किसी का 5। बस ये जानवरों का हम लोगों का जो है ना बस ये कारोबार था, गरीबी। बाकी नौकरी मोकरी किसी को भी नहीं था बिल्कुल। जो फसल मसल था ना, ज्वार था, तिल था, मूंग मोट था, सारा ले गया बिल्कुल। इधर सांप भी होता है, बिच्छू भी बहुत हैं, लेकिन मजबूरी है। दिन को गर्मी ज़्यादा होता है, शाम की टाइम होता है 3-4 बजे 4-5 बजे हम लोग शुरू हो जाते हैं। रात 8-9 बजे तक हम लोग इधर काम करते हैं। फिर सुबह वक्त ही उठते हैं लोग, 3-4 बजे उठते हैं। फिर यही बैटरियों पे इस पे गुजारा करके बस अपना सामान निकाल रहे हैं। बहुत आबाद हमारा गांव था, बहुत खुशहाल थे हम लोग इधर पहले, लेकिन अभी हम लोग बिल्कुल उजड़ गए हैं। तो सारे भाइयों को ये अपील है हमारी कि हमारी मदद करो, ताकि हम लोग फिर बस जाएं अपने घरों में, अपना काम वाम कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोइन खान। हालिया बारिशों में जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत से ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान के जहां पे बहुत ज़्यादा पानी आ गया, सैलाब आ गया और लोग बेघर हो गए हैं। आप तमाम लोगों से गुजारिश है मेरी एज़ अ पाकिस्तानी कि आप लोग इस मौके पे जो बहुत ज़्यादा तबाहियाँ हो चुकी हैं, उन लोगों के साथ अपना ताउन करें। कोशिश करें कि जो मुखैर हजरात हैं वो इस सिलसिले में जो भी मदद कर सकते हैं ज़रूर करें, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं और ये भाई बहनें बुज़ुर्ग जो इस तबाहकारियों के अंदर अफेक्टेड हुए हैं, इन तमाम लोगों को हम सब की बहुत सख्त ज़रूरत है। सो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ हेल्प करें और घर से बाहर निकलें और कोशिश करें जल्द से जल्द हम इसकी रिकवरी कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं। हुकूमत पाकिस्तान। मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके बारामूला में काबिज भारतीय फौजियों के हाथों 3 कश्मीरी नौजवानों का फर्जी झड़प में कत्ल। भारतीय रियासती दहशतगर्दी की
ताज़ा मिसाल है। भारतीय फौजी कश्मीरी नौजवानों को घरों से उठाकर फर्जी झड़पों में शहीद कर रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब कश्मीरी नौजवानों को फर्जी झड़पों में शहीद करने के बाद भारतीय हुक्काम कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए उन्हें पाकिस्तानी असलियत पसंद करार देते हैं। काबिज भारतीय अफवाज महफूजा जम्मू कश्मीर में हजारों कश्मीरी नौजवानों को फर्जी झड़पों में शहीद कर चुकी है। आलमी बरादरी को काबिज भारतीय फौज के हाथों जाली मुकाबलों में शहीद होने वाले कश्मीरी नौजवानों की बढ़ती हुई तादाद का नोटिस लेना चाहिए। بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं आज़म चौधरी साहब, जो सदर हैं लाहौर प्रेस क्लब के और मारूफ सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं। उनसे जानते हैं। आज़म साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आज़म साहब, ये बताइएगा, सैलाबी सूरत हाल का पाकिस्तान को सामना है और आप जानते हैं कि लोगों की ज़िंदगियाँ मुतासर हुई हैं, सैलाब बहुत सारे गाँव बहा ले गया है। तो आप ये बताइएगा कि सहाफ़ी तंजीमें जो हैं, आप चूँकि सहाफ़ियों को रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले बैनुल-अक़वामी इमदाद के हवाले से हमें बताइएगा, जो इमदाद आ रही है वो क्या मैकेनिज्म है कि वो उन हकदार लोगों तक पहुंच रही है? जी शुक्रिया कामरान। देखें, जितना बड़ा हमने इस वक्त नुकसान बर्दाश्त किया है पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर बदतरीन एक हमारे साथ ये हादसा है या ये कुदरती आफत है कि हमारे 3.5 करोड़ के करीब लोग बराह रास्त इससे मुतासर हुए हैं, जिनकी जिंदगियां बुरी तरह मुतासर है, डिस्टेबलाइज हो गए हैं, डिलोकेट हो गए हैं, और उनकी बहाली का अमल वो सबसे मुश्किल काम है। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए, उनकी बहाली के लिए हमें बहुत सारे पैसे की जरूरत है। हमारे जब सेक्रेटरी जनरल क़ौम मुत्तहिदा यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने जिन चीजों की निशानदेही की, अगर वो ना आते तो शायद हम उन चीजों का इदराक भी ना कर पाते। देखिए, उनकी निशानदेही के मुताबिक उसके बाद जो एस्टिमेट्स लगाए गए, हमें कम से कम 40 से 50 अरब डॉलर की जरूरत है उनकी बहाली के इस अमल को मुकम्मल करने के लिए।
लेकिन हमें आप देखें कि इस वक्त मुआशी सूरत की बदहाली का सामना था। हमारे पास अंदरूनी व बैरूनी तौर पर बेतहाशा उस वक्त मसाइल भी थे, पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी थी। इसके बावजूद हमारी मईशत ऐसा ऐसा बहाली की तरफ जा रही थी और हमें जो उम्मीद नजर आ रही थी कि 7 से 8 अरब डॉलर की हमें सपोर्ट मिलने जा रही थी, कुछ कर्जे की सूरत में, कुछ हमें इमदाद की सूरत में। लेकिन सैलाब की वजह से हमारे वो सारे जो प्लान थे वो डिस्टर्ब हो गए। जी ठीक अब हमें बैरूनी दुनिया की जानब से, कुछ हमारे दोस्त मुमालिक की जानब से, कुछ डोनर एजेंसीज की जानब से और कुछ हमारे अपने जो पाकिस्तानी ओवरसीज भाई हैं उनकी जानब से हमें जो इमदाद आ रही है, हमारा सारा इन्हसार उसके ऊपर है कि हम इनकी बहाली के अमल को शुरू कर सके। और क्योंकि मौसम भी तब्दील हो रहा है, सर्दी का मौसम आ रहा है और वो लोग सड़कों पे बेयारो मददगार बैठे हैं। ठीक है। दूसरी जानब आप देखें कि इनकी एग्रीकल्चर तबाह हो गई है। पाकिस्तान के अंदर पहले ही फूड सिक्योरिटी का एक इशू बनता हुआ नजर आ रहा था, जिसमें हम यूक्रेन और रूस के पास जा रहे थे खुराक की कमी को पूरा करने के लिए। लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत होती है हर काम में। अब उनको अल्लाह ताला को पता नहीं क्या मंजूर था कि पाकिस्तान के अंदर ये उससे बड़ा एक वाकया हुआ और हमें मजीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब उस फूड सिक्योरिटी को खत्म करने के लिए हमें फौरी तौर पर अपनी ज़राअत की बहाली की भी साथ जरूरत है। जी ठीक है। सिर्फ लोगों की जिंदगी बहाल नहीं करनी, अपनी एग्रीकल्चर भी बहाल करनी, क्योंकि उसका दारोमदार पूरी कौम के खुराक का दारोमदार इन चीजों पे है। 40 लाख एकड़ हमारा रकबा है जो इस वक्त तबाह पड़ा हुआ है। जी ठीक है। ठीक है। अब इन लोगों को एक तो हमें मुतबादल जिंदगी के लिए, उनको रिहाइश के लिए छत फराहम करने की जरूरत है। दूसरा, खुराक की फौरी तौर पर जरूरत है। तीसरा, उन लोगों के लिए जो बीमारियां वहां वबाई अमराज फैल रही है उनसे बचाव के लिए इक़दामात करने की जरूरत है। तीसरा, उनका रोजगार शुरू करवाने के लिए और पाकिस्तान की खुराक का सिलसिला बहाल करने के लिए एग्रीकल्चर को वहां पे फौरी तौर पर शुरू कराने की जरूरत है, जिसके लिए बहुत सारी तंजीमें, बहुत सारे लोग आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, जिसमें जर्नलिस्ट भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जी ठीक है। और एक आध दिन तक लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ी यहाँ पे जर्नलिस्टों की इस हवाले से एक कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, जिसमें इफेक्टेड एरियाज के जो जर्नलिस्ट हैं उनको और एक्सपर्ट्स को यहाँ पे बिठा के इस चीज पर गौर फिक्र भी करने जा रहे हैं और ये गवर्नमेंट ही कंडक्ट कर रही है। जी ठीक है। आजम चौधरी साहब, आपने बड़ा अच्छा इशारा दिया है कि सहाफ़ी भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि सहाफ़ी जो है हुकूमत के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेशन उन्होंने मुमकिन की है कि चीज़ें जो हैं वहाँ पर एक मैकेनिज्म के थ्रू वहाँ पर पहुँचें और हकदार तक पहुँचें, और आप क्या समझते हैं कि इस वक्त किस चीज़ में गुंजाइश है, वहाँ पर किस चीज़ की कमी है जिसको पूरा होना चाहिए? जी सबसे पहले तो मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। देखिए, मैकेनिज्म सिर्फ स्टेट के पास होता है। ठीक है। हमारी जो गैर सरकारी जितनी वहाँ पे तंजीमें काम कर रही है, बहुत अच्छा काम किया है उन तंजीमों ने, खुसूसन मजहबी तंजीमों ने या फलाई तंजीमें, जिन्होंने काम किया है, उसमें जर्नलिस्ट भी शामिल है, उसमें बाकी लोग भी तबके के शामिल है। लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहाँ पर ये तंजीमें, इनकी रसाई नहीं थी, ये पहुंच नहीं पाते थे, क्योंकि रोड स्ट्रक्चर हमारा तबाह हो चुका था। उसकी वजह से सिर्फ कश्ती थी या हेलीकॉप्टर था जिसकी एक्सेस थी, बाई रोड कोई एक्सेस नहीं थी। ठीक है। इस सूरत में सिर्फ हुकूमतें ऐसी उनके पास होती हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उनकी रसाई होती है। तो लिहाजा एक तो हम बड़ी देर से ये बात कर रहे थे कि तमाम जितनी फलाई तंजीमें हैं, नॉन प्रॉफिट एनजीओज हैं, उनको हुकूमत की कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अपना जो भी उनकी कलेक्शन होती है, चाहे वो सामान की सूरत में है, चाहे वो पैसों की सूरत में है, उसको हुकूमत के साथ मिलके उसकी रसाई लोगों तक मुमकिन बनानी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। आजम चौधरी साहब, आप चूंकि सहाफ़ी हैं और आप ये बताइए कि एक सहाफ़ी अपने कलम के ज़ोर से खबर देता है और बताता है कि इस वक्त यहाँ पर ये मसाइल हैं, ताकि वो आवाम तक पहुँचे, हुकूमत तक पहुँचे कि किन एरियाज़ के अंदर काम करने की अब भी ज़रूरत है। तो आप ये समझते हैं कि हुकूमत की समत जो है बिल्कुल ठीक है? जी, जब ये सैलाब आया पाकिस्तान में उस वक्त हम थोड़ा सा हमारी तवज्जो थी तमाम पॉलिटिकल सरगर्मियों की तरफ, और जैसे कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन आपको नजर आ रही थी, हम सैलाब को उस तरह ना इतना सीरियस ले पाए, ना हमने इस पर तवज्जो दी। लेकिन चंद दिन बाद जब नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका था, पानी सर से गुजर चुका था, फिर अहले सहाफत को भी ख्याल आया कि ये इशू बहुत बड़ा है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया
उसकी तवज्जो सैलाब की तरफ आई जी। और जब से अहले सहाफत ने इस पर कलम उठाया या कैमरा उठाया, उसके बाद मैंने देखा है कि हुकूमतों की तवज्जो, सिर्फ वफाक नहीं बल्कि सूबाई हुकूमतों को भी मैं इसमें, और जो हमारे मुतल्लिका NDMA PDM अदारे हैं उनकी तवज्जो भी उन्होंने भरपूर तरीके से इस पर तवज्जो दी और लोगों की मदद के लिए फिर एक इफेक्टिव रोल नजर आया हमें हुकूमतों का। और साथ साथ कुछ ऐसे एरियाज भी थे जहां पर तवज्जो नहीं थी, जिसमें मैं कुछ अब हमारे एंकर हैं उनको मैं अप्रिशिएट करता हूं। मैं बल्कि हामिद मीर का नाम लेने से कभी नहीं हिचकिचाता, जो उन्होंने काम किया, उन्होंने वो वाले एरियाज भी हमें दिखाए जहां पर किसी अदारे की या किसी हुकूमत की या किसी तंजीम की रसाई नहीं थी। वो खुद कश्तियां लेके वहां पहुंचे, उन्होंने वो मसाइल उजागर किया और उसके बाद हमने देखा कि हुकूमतें वहां पहुंची, उन लोगों की मदद की और वहां से जो इफेक्टिव वहां बैठे थे, गिरे बैठे थे पानी में, उनको इवैक्यूएट किया, उनके लिए खुराक का और छत का इंतजाम किया गया। जी ठीक। मैं समझता हूँ कि अहले सहाफत ने अपना भरपूर किरदार अदा किया, जिस तरह बाकी तबकों ने अपना किरदार अदा किया, ये भी हमें पीछे नजर नहीं आए। जी आजम चौधरी साहब, आप सदर लाहौर प्रेस क्लब, आपका बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर तनवीर अरशद साहब, आप ये बताइएगा, चूँकि हम वबाई अमराज की बात कर रहे थे, तो हामला ख़वातीन के भी वहाँ पर कुछ मसाइल सामने आए हैं कि वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं, एक ऐसी कंडीशन है और वहाँ पर जो ख़वातीन है, इस हवाले से कुछ बताइएगा हमें कि हुकूमती इक़दाम क्या हैं और यहाँ पर अभी कितना काम होना बाकी है। वबाई अमराज के हवाले से तो ये है कि हम जहाँ पे भी गए हैं, हमने साथ जो ना वो फीमेल डॉक्टर्स को भी रखा है जी, चूँकि हमें आइडिया था कि ये जितने भी एरियाज़ हैं इनमें ऑलरेडी अगर हम नॉर्मल रूटीन में भी देखें तो वहाँ पे कोई भी आपको क्वालिफाइड बंदा नहीं मिलता, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में क्वालिफाइड डॉक्टर जो है वो बहुत कम जाते हैं जी। ज़्यादातर वहाँ पे नर्सेज और LHV टाइप होती हैं, वो छोटा मोटा ट्रीटमेंट तो करती हैं, जब मर्ज हद से बढ़ जाता है तो फिर उसको किसी बड़े शहर में मुंतकिल करना पड़ता है। ठीक है। तो हम प्रॉपर जो है वो एक्सपर्ट जो हमारे साथ गायनोकोलॉजिस्ट थी उनको हम साथ लेके गए और वबाई अमराज, फिर वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल और औरतों के जो मसाइल थे वो उनकी मिनोरगी के मसाइल हों या उसके अलावा उनके लिकोरिया वगैरह के मसाइल हों, सबको हमने वहाँ पे ट्रीट किया, उसकी मेडिकेशन भी दी, उनको काउंसिल भी किया और उनकी डाइट के हवाले से भी प्रॉपर उनको काउंसिल किया गया। फिर उसकी जो हाइजीनिक के मामला थे उनके बारे में भी उनको प्रॉपर हमने गाइड किया। बिल्कुल ठीक है। बाबुल महमूद साहब से मैं जानूंगा कि आप हमारे देखने वाले नाजरीन के लिए क्या पैगाम देते हैं कि वो किस तरह से आगे आएँ और उन लोगों की इमदाद करें, क्या उन्हें इमदाद की ज़रूरत है और उन्हें मॉरली सपोर्ट की ज़रूरत है, फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत है, खुराक की, कपड़ों की, किस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप आवाम के लिए क्या पैगाम देते हैं? देखें जी, इसमें तो कोई शक नहीं, इस वक्त तो हर चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है। तो लेकिन मेरे ख्याल में अगर मेरे इख्तियार में हो तो मैं सबसे पहले ना उनको यही तजवीज़ दूंगा कि आप इनको घर बना के दें। घर, मेरा दोबारा कहने का मतलब ये, घर का मतलब है सिर्फ एक कमरा बना के देना है। ये फैमिली वैसे भी एक एक कमरे से ज़्यादा इनके पास मेरे देखने में नहीं आया, कच्चे मिट्टी के घर थे इसलिए वो स्लाब में बह गए। लेकिन अगर आप 3 लाख के अंदर, 2.25 लाख के अंदर ये घर बना के देंगे, पक्का घर होगा, खुदा न खास्ता दोबारा कोई ऐसी आफत आती है तो ये कमरे इंशाल्लाह नहीं गिरेंगे। और जैसे इनको कमरे मिल जाएंगे, समझे इन फैमिलियों का मसला हल हो जाएगा। फैमिलियाँ मेहनत करने वाले लोग हैं, ये इनको मांगने का मैंने नहीं देखा कि वो मांगने का उन्हें शौक है कि हमें कुछ दे। ये अपनी मजदूरियों पे, अपने बच्चों को घर छोड़ के अपनी मजदूरियों पे जाएं, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। अगर कोई नहीं कर सकता, इतना टाइम नहीं दे सकता, तो उन लोगों को पैसे दे दे जो घर बना के वहाँ पे टाइम दे सकते हैं। बहुत सारे अदारे हैं, बहुत सारे लोग हैं और हुकूमतें पाकिस्तान से मैं ख़ास तौर पर कहूँगा और साथ चारों सूबाई हुकूमतों से अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने कमरे बनाएंगे अपने आपके मीडिया की वसासत से हम पूरे पाकिस्तान को दिखाएंगे ये 200 या 200 से कम घर बने हैं, ओपन करेंगे, हर चीज़ का हिसाब भी देंगे। इसी तरह पाकिस्तान की हुकूमत और सूबाई हुकूमतें भी, ये तरीकाकार नहीं होना चाहिए कि 100-200 घरों की एक बस्ती दिखा दी जाए और उसके वो उसी को चैनल लेके दिखाते रहें 24 आवर, उसके अलावा हो कुछ ना। ये बताएं, आजकल सॉफ्टवेयर बड़े अच्छे काम करते हैं, डालें मुतासरीन के नाम लिस्टों में डालें, उनके नाम, उनके शनाख्ती कार्ड डालें। मैं भी वहाँ से 200 घर जो हम बना के देने लगे हैं या 200 से थोड़े कम होंगे वो बना के देने लगे। हम बताएं हुकूमत को ये 200 बंदा हमने क्लियर कर दिया, अब इनको साइड पे करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक। पता लगना चाहिए। अरबों खरबों की बातें तो होती हैं कि इतना नुकसान हो गया, सारा कुछ हो गया, पैसे मिल भी रहे हैं, खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, हुकूमत भी दे रही है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि हुकूमत अगर, अच्छा दूसरी चीज़,
मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मैं नहीं समझता इनको 2 कमरे 3 कमरे साथ किचन बेहतरीन टैलें लगा के ये चीज़ें बना के देने की ज़रूरत नहीं है। प्लस्तर करके घर दे दें और किसी चीज़ की उनको ज़रूरत नहीं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा करना है छोटा सा किचन बाथरूम दे दें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये सारा जो पैकेज है ये 4 लाख को क्रॉस नहीं करेगा। किचन अगर साथ बना के दें, बाथरूम बना के दें, तो हुकूमतों से मैं कहना चाहता हूँ, सब हुकूमतें इस वक्त पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें कहीं ना कहीं हुकूमत कर रही हैं। जी ठीक है। कोई बाहर नहीं है और हर तकरीर में इनका ये होता है हम आवाम की खिदमत के लिए आए हैं। तो ये पहला मौका हमारी आंखों के सामने आया, ये साबित करें कि ये खिदमत करने आए हैं तो इनको इनके घरों में आबाद करें। दूसरा, जिन इलाकों में ये आफत आई है तो आप वहाँ पे जाएंगे ना तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें सुनने में आती हैं। यहाँ से देखना शुरू करें जी, जहाँ तक आपकी नज़र आती है ये फलां सरदार साहब की जगह है, फलां वडेरा की जगह है। ये जब कोट अद्दू में भी गए तो हमें बड़ा सुनने में आया ये 90 मुरब्बे जगह उनकी है, 40 मुरब्बे उनकी हैं। तो अब ये जो हमारे सरदार और वडेरे जो सरमायादार हैं ना, ये भी अपना हिस्सा डालें। ये नहीं कि जो शहरों से आ रहे हैं उनके साथ खड़े होकर बांट दिया, नहीं, वो खुद भी बताएं कि हमने अपने इलाके में अपनी जेब से 400 घर बना के दिए, 200 घर बना के दिए, 100 घर बना के दिए। जो आप बार बार कहते हैं, मैं आपको मुतासरीन ज्यादा है, फरोडिये कम है, याद रखिएगा। ये हम बार बार मीडिया पे आके कह देते हैं ना कि वहां पे फरोडिये चले गए, फरोडिये 1% से ज्यादा नहीं है, लाखों करोड़ों तो मुतासरीन है। फरोडिया उनके बीच में एक हाथ से ज्यादा नहीं जा सकता। लेकिन फिर आपसे कह रहा हूं, मैं तो यहां तक कहने के हक में हूं कि पाकिस्तान का हर MPA, हर MNA, हर वजीर बताए कि मैंने अपनी जेब से 4 घर बना के दिए या 10 बना के दिए या 100, अपनी हैसियत के मुताबिक बनाए। डॉक्टर तनवीर अरशद साहब और बाबर महमूद साहब, आपका शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की और आपने अपनी कीमती राय से आगाह किया। सैलाब ने जहां दुनिया को मुतासिर किया, पाकिस्तान को मुतासिर किया है, वहां हुकूमत तो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी सर अंजाम दे रही है, लेकिन यहाँ हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम खुद आगे आएँ, सिविल सोसाइटी के साथ आएँ, सहाफ़ियों के साथ आएँ, ताजिरों के साथ आएँ, और अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो उनके साथ एटलीस्ट खड़े हों, ताकि एक तो हम उनको मॉरल सपोर्ट फराहम करें और दूसरा इस चीज़ को मेक श्योर करें कि जो सामान है या जो भी हम इमदाद कर रहे हैं वो उन लोगों तक पहुँचती है। इसके साथ ही प्रोग्राम हम साथ हैं तुम्हारे का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान कामना नशद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।